तो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे स्थानीय शासन। स्थानीय शासन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बाकी नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्थानीय स्तर का शासन है जो आपके डेली लाइफ में भी काफ़ी नॉलेज देगा और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा। जैसे कुछ लोग जानते नहीं हैं तो उनको नॉलेज भी मिल जाएगी कि कैसे क्या होता है, स्थानीय शासन में क्या होता है, कौन कौन सा क्या होता है, इसकी नॉलेज आपको हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र के लोगों अपने स्थानीय कार्यों का प्रबंधन स्वयं चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं। इसका उद्देश्य रहता है स्थानीय विकास करना, जनता की भागीदारी बढ़ाना, लोकतंत्र को मजबूत करना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, लोकतंत्र को मतलब नीचे स्तर एकदम कहते हैं ना कि बॉटम से लेके एकदम सबसे नीचे स्तर तक ले जाना, मजबूत करना। स्थानीय समस्या को त्वरित समाधान करना, जैसे स्थानीय समस्या होती है उसका समाधान करना। जैसे कुछ कुछ मुद्दे होते हैं जो केंद्र तक या राज्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको नहीं जा पाते हैं, तो ये स्थानीय शासन के माध्यम से उनका सल्यूशन हो जाता है। अगर थोड़ा और डिटेल में बात की जाए, अगर इतिहास की इसमें बात की जाए, तो स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों का शासन में भागीदारी बनाकर लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्र एक होता है केंद्र का, और विकेंद्री मतलब और लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्या को स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं को अस्तित्व मौर्य काल से, अगर बात की जाए ये स्थानीय स्वशासन की, यह मौर्य काल से ही रखी गई है इसकी नींव। मध्यकाल में भारत में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रही हैं। आधुनिक काल की बात की जाए, आधुनिक काल में जो है ब्रिटिश काल में भी स्थानीय शासन के प्रयास किए गए हैं। अगर बात की जाए 1864 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायत को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की, लॉर्ड मेयो द्वारा। अगर बात की जाए 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे भारत के उपखंड, तालुक बोर्ड तथा जिला बोर्ड की स्थापना करने में सुझाव दिया। इन प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। सन 1907 में स्वायत्तशासी संस्थाएं की स्थिति की जांच करने के लिए चार्ल्स हॉबहॉस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्री आयोग, शाही आयोग का गठन किया गया। आयोग के वर्ष 1909 में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वायत्तता के लिए संस्था का विकास पर बल दिया गया है। 1915 में लॉर्ड हैडिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने का मत व्यक्त किया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा द्विशासन प्रणाली स्थापना स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर और भारत के मंत्रियों को सहायता से करता था, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व होता था। 1920 में संयुक्त प्रांत आसाम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब में पंचायत की स्थापना के लिए कानून बनाया गया था। ये थोड़ा डिटेल में बात हो गई है। अब थोड़ा बात की जाए टाइप ऑफ प्रकार। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें होता है ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत होता है
और ग्राम पंचायत समिति होता है, और जिला परिषद होता है ग्राम स्तर पर। अगर शहर स्तर की बात की जाए, शहर स्तर पर 3 होते हैं। एक होता है नगर पंचायत होता है जो कस्बे स्तर पे होता है, एक नगर परिषद होता है जो जिला स्तर पे होता है, और जो नगर निगम होता है जैसे बड़े बड़े जैसे महानगर हो गए, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब में यहाँ पर होता है। अगर बात की जाए कि किस अनुच्छेद या किस संविधान संशोधन के तहत इनका संविधान में वर्णित किया गया है, कब लाया गया है, कैसे क्या जोड़ा गया है। अगर बात की जाए 1973वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत राज की लाया गया, और 1974 में संविधान संशोधन 1992 ये नगर निकाय की लाया गया है। अगर भाग की बात की जाए, भाग में अनुच्छेद 243 से 243 की बात की गई। भाग 10वीं ए में 9A में 243 बी से लेकर 243 जे तक इसमें उल्लेख किया गया है। स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा जनता के लिए चलाए जाने वाला शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। पंचायत राज का विकास। पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय सुशासन की बात करता है। अगर बात की जाए इसके बाद पंचायत राज व्यवस्था के संबंधित सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियां गठित की गई। जैसे बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई है, 1957 में की गई है। और फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति गठित की गई है, 1977 में की गई है। डॉक्टर GV राव समिति 1985 में किया गया है। फिर इसके बाद डॉक्टर LM साध्वी समिति 1986 में की गई है। और फिर PK थुंगल समिति, ये अपनी समिति की रिपोर्ट पेश की है 1988 में। ये क्विक रिवीजन है, तो इसलिए आपको शॉर्ट में एक रिवीजन करा रहे हैं। अगर पंचायती राज की बात की जाए, जैसे कि अभी बात हुई है, पंचायत राज ग्रामीण स्तर का स्थानीय स्वशासन। अगर इसके और थोड़ा डिटेल में अगर बात की जाए, अगर 1957 अगर बलवंत मेहता की अगर थोड़ा और वन लाइनर में अगर बात की जाए, त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की बात की थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बात की थी। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में नागौर में पंचायत राज की शुरुआत हो चुकी थी। बाद में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। फिर 1978 में अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी इन्होंने, और फिर जिला स्तर को मुख्य इकाई बनाने का सुझाव दिया गया था। 1885 में जैसे मैंने बताया GV राव समिति, ये ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका बढ़ाने की बात की गई है। LM सांगवानी समिति की बात की जाए, पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के सिफारिश की बात कही गई है। 1992 73वां संविधान संशोधन, ये पंचायत के संवैधानिक दर्जा मिला है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भाग 9 में अनुच्छेद 43 से लेकर 4300 तक जोड़ा। 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषय शामिल हैं जो कि ऊपर नीचे होते रहते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा। राज्य अगर बात की जाए, राज्य वित्त आयोग की बात की जाए, राज्य वित्त आयोग वह संवैधानिक आयोग है जो राज्य एवं राज्य के पंचायत राज्य संस्थान निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। 243 ए में बात की जाए, आई में की पंचायत राज संस्थान के लिए है। 243 वाई नगर निकायों के लिए बात की गई है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों का बंटवारा की सिफारिश
पंचायत और नगर निकाय के अनुदान देने के लिए सिफारिश, स्थानीय निकाय एवं वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का सुझाव। राज्यपाल हर वर्ष राज्य में वित्त आयोग का गठन करता है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो पंचायत एवं नगर निकायों के चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराता है। राज्य निर्वाचन का कार्य। संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 243 के में पंचायत राज के चुनाव की बात करता है। 243 की बात कीजिए, नगर निकाय के चुनाव की बात करता है। गठन की बात की जाए, राज्यपाल राज्य का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। मुख्य कार्य क्या है इनका? मुख्य कार्य है पंचायत राज की चुनाव कराना, नगर निकायों का चुनाव कराना, कंडक्ट म्युनिसिपल इलेक्शन, मतदान सूची की तैयार कराना या देख रेख करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष नियमित चुनाव सुनिश्चित कराना। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकायों का चुनाव कराता है। नगर प्रशासन एवं नगर पालिका की बात की जाए, नगर प्रशासन वह संस्था है जिसके माध्यम से शहर में और कस्बों में विकास किया जाता है। अगर 74वां संविधान संशोधन की बात की जाए, 1992 में आया है। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। भाग 9A में इसका है 243 से लेके 243 जी तक इसका उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में इसमें 18 विषय हैं। नगर पंचायत, ये ग्रामीण से शहर के क्षेत्र में बदल रहे क्षेत्रों के लिए होता है, उसे नगर पंचायत वाला। अगर नगर पालिका की बात की जाए, नगर पालिका नगर परिषद ये मध्य आकार के शहरों के लिए होता है। नगर निगम की बात की जाए, ये बड़े शहर जैसे कानपुर जैसे मैंने बताया उनके लिए होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे स्वच्छता बनाए रखना, पेयजल की आपूर्ति करना, सड़क एवं स्ट्रीट लाइट वगैरह का बंदोबस्त करना, ये सब, कचरा प्रबंधन करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित, पार्क एवं उद्यान, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण या उनका प्रमाण पत्र वगैरह बनाना। नगर प्रशासन शहर के विकास के लिए नागरिक सुविधा का प्रबंधन करता है। अगर कर अधिरोपण की बात, शक्ति की बात की जाए, कर अधिरोपण का अर्थ सरकार स्थानीय निकाय द्वारा कानून के अनुसार कर लगाना और वसूल करने की बात करता है। पंचायत राज्य सरकार द्वारा दिए गए अधिकार के अनुसार कर लगा सकता है। नगर निकाय संपत्ति कर, जल कर, विज्ञापन कर आदि लगा सकते हैं जिससे राज्य कानून प्रावधान हो, राज्य के कानून के प्रावधान में हो। अगर और थोड़ा सा डिटेल में बात की जाए, राज्य नगर पालिका को कर एवं शुल्क, फीस, पथक कर, अधिरोपण संग्रहित करने का विनियोजित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कर, पृथक्करण, शुल्क, फीस नगर पालिका संबोधित कर सकता है। संवैधानिक आधार की बात की जाए, अनुच्छेद 243 से लेकर पंचायत को कर लगाने का अधिकार की बात करते हैं। राज्य कानून के अनुसार, मतलब ये नहीं स्वयं से, ये कानून बना है, राज्य कानून के अनुसार उसी आधार पर ये कर लगा सकता है। अनुच्छेद 243 की बात की जाए, नगर निकाय को कर लगाने की अधिकार है राज्य कानून के अनुसार। मुख्य उद्देश्य स्थानीय विकास के लिए धन जुटाना है अगर कर लगाते हैं तो। नगर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराते हैं। स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से
सशक्त बनाना। कर अधिरोपण का अर्थ है कानून के अनुसार कर लगाना और वसूल करना। जिला योजना समिति की बात की जाए, जिला योजना समिति डीपीसी जिले के पंचायत एवं नगर निगम के विकास योजना एकीकृत करके जिला में समेकित विकास योजना तैयार करता है। संवैधानिक आधार की बात की जाए, अनुच्छेद 243 जेड डी में गठित प्रत्येक राज्य के लिए जिले के लिए जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। मुख्य कार्य की बात की जाए, पंचायत एवं और नगर निकायों की योजना का समन्वय करना, जिला का समेकित विकास योजना तैयार करना, उपलब्ध संसाधनों को उचित उपयोग और सुनिश्चित करना, विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता तय करना। जिला योजना के समिति के जिले के समेकित विकास की योजना तैयार करना। महानगर योजना समिति की बात की जाए, महानगर योजना समिति एमपीसी नगर क्षेत्र की पंचायत एवं नगर निकायों की विकास योजना का समन्वय करना और समेकित करना और योजना तैयार करती है। अगर संविधान के अनुच्छेद के आधार पर अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर क्षेत्र ऐसा शहर क्षेत्र जिसमें जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, उसे महानगर। मुख्य कार्य इसका क्या है, पंचायत और नगर निकायों की योजना समन्वय करना, महानगर समेकित विकास योजना तैयार करना, भूमि उपयोग एवं परिवहन, जल, पर्यावरण इत्यादि आदि विकास का समन्वय करना। महानगर योजना समिति नगर क्षेत्र के समेकित विकास तैयार करती है। अगर बात की जाए सहकारी समिति की बात की जाए, सहकारी समिति ऐसे व्यक्ति एवं स्वैच्छिक गठन है जो अपने आर्थिक सामाजिक हित को पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। संवैधानिक अधिकार 1997 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 भाग 9B अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक। मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? मुख्य उद्देश्य इनका है सदस्यों के आर्थिक विकास, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक एवं लोकतांत्रिक प्रबंधन करना, सदस्यों के हितों की रक्षा करना। ये जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट है। स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, एक सदस्य एक वोट, लोकसभा नहीं, लाभ से अधिक सेवा का उद्देश्य, मतलब लाभ से कम सेवा अधिक, स्वायत्ता एवं लोकतांत्रिक संस्थान। सहकारी समिति आपसी सहयोग से आर्थिक एवं सामाजिक हितों को पूर्ति करने वाला स्वैच्छिक संगठन है। अगर परिभाषा की बात की, सहकारी आंदोलन का उद्देश्य आपसी सहयोग के माध्यम से लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। भारत के विकास 1904 में सहकारी समिति अधिनियम बना था। भारत के सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मुख्य उद्देश्य था किसानों की सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। 1912 में सहकारी समिति अधिनियम विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों का गठन एवं अनुमति दी गई है। 1954 अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी संस्थान को मजबूत करने की सिफारिश की गई है। 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये कहा गया है, सहकारी समितियों का संवैधानिक महत्व दिया गया है, जो कि भाग 9B में जोड़ा गया है। मुख्य उद्देश्य किसान और छोटे व्यापारियों की सहायता करना, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भर और सहयोग की
भावना बढ़ाना। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम द्वारा की गई थी। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।